नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना जबलपुर से जुड़ी है। आपको कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से सामने आया एक डबल मर्डर केस तो याद होगा। वही केस जिसमें जबलपुर के एक प्रेमी जोड़े ने लड़की के पिता और भाई को इतनी दर्दनाक मौत दी कि उनकी लाश देखकर लोगों की रूह कांप गई। ये हत्या 15 मार्च को हुई थी, लेकिन 75 दिनों की तलाश के बाद अब पुलिस ने इस मामले में पहली बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी लड़की को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी मुकुल सिंह पूरी तरह टूट गया। उसे डर था कि कहीं उसकी प्रेमिका हत्या की पूरी जिम्मेदारी उस पर न डाल दे। इसी डर से उसने गुरुवार की रात जबलपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 75 दिनों तक ये प्रेमी जोड़ा पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहा। पुलिस लगातार उनकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और पीछा करते हुए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक दोनों गायब हो चुके होते थे। ये सिलसिला लगातार 2.5 महीने तक चलता रहा। अब जब दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है तो पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें पता चली है जो पूरे समाज को झकझोर कर रख देंगी। ये बात मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी हुई है, साथ ही दोनों आरोपियों की फरारी और उनकी मूवमेंट से भी संबंधित है। कुछ दिन पहले पुलिस को इन दोनों की लोकेशन भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल बॉर्डर पर भी मिली थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि शायद अब ये दोनों विदेश भागने की योजना बना रहे हैं। लेकिन पुलिस ने तुरंत सभी बॉर्डर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था, जिसके बाद लड़की को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। कत्ल की वारदात जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में हुई थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं 15 मार्च 2024 की सुबह, जब लगभग 8 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे को कटिंग मशीन से काटा। उसके बाद वो अंदर घुस गया। उस घर में 3 लोग मौजूद थे। एक पिता जो रेलवे के हेड क्लर्क राजकुमार विश्वकर्मा थे, एक बेटी काव्या जो 16 साल की थी और एक बेटा तनिष्क जो 8 साल का था। बेटा और बेटी एक कमरे में आराम से खेल रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। इस बीच पिता रसोई में बैठकर नाश्ता तैयार कर रहे थे। जैसे ही उस लड़के ने दरवाजा काटकर अंदर प्रवेश किया, वो सबसे पहले रसोई में गया। जैसे ही उस लड़के ने दरवाजा काटकर घर में प्रवेश किया, उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत रसोई की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक भारी वस्तु थी। जैसे ही राजकुमार विश्वकर्मा, लड़की के पिता, ने मुड़कर देखने की कोशिश की, तभी उस लड़के ने पूरी ताकत से वो भारी वस्तु उनके सिर पर दे मारी। हमला इतना अचानक और तेज था कि राजकुमार संभल भी नहीं पाए और तुरंत जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिरने के बाद भी वो लड़का रुका नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से बार बार वो भारी वस्तु उनके सिर पर मारनी शुरू कर दी। वार इतने जबरदस्त थे कि राजकुमार विश्वकर्मा की खोपड़ी की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। पिता की दर्दनाक सिसकियों और भारी वस्तु की चोट की गूंज कमरे तक पहुंच गई। ये आवाजें सुनकर 8 साल का तनिष्क, जो उस समय अपनी बहन के साथ कमरे में था, बाहर निकल आया। जैसे ही उसकी नजर रसोई की ओर गई, उसने देखा कि एक व्यक्ति मुकुल, जो पड़ोस में रहता था, उसके पिता पर हमला कर रहा था। नन्हा तनिष्क ये भयावह मंजर देखकर भी डरने के बजाय दौड़कर मुकुल के पास गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो अगले ही पल एक और निर्दयता का शिकार बनने वाला है। निष्क डर और घबराहट से कांपते हुए मुकुल के पैरों में गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा, भैया, पापा को मत मारो। लेकिन मुकुल पर उसकी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। वो तब तक राजकुमार विश्वकर्मा के सिर पर वार करता रहा जब तक उनकी हलचल पूरी तरह बंद नहीं हो गई। इसके बाद मुकुल की नजर मासूम तनिष्क पर पड़ी। उसने बिना किसी दया के तनिष्क के सिर पर जोरदार वार किया, फिर एक वार उसके कंधे पर किया। सिर्फ 2 ही वारों में नन्हा तनिष्क दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन मुकुल यही नहीं रुका। वो बार बार उसकी नन्ही सी काया पर हमला करता रहा। अब तक पूरे घर में दहशत और खून फैल चुका था। इस बीच कमरे में मौजूद काव्या, जो इस खौफनाक मंजर से अनजान थी, वो जब कमरे से बाहर आई और जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पिता और भाई को खून से लथपथ
बेसुध पड़ा देख उसकी तेज चीख निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मुकुल ने उसे घूरते हुए धमकी दी, एक भी शब्द मत निकालना। डर के मारे काव्या सहम गई। इधर मुकुल अब हत्या के बाद के निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसने घर के चारों ओर फैले खून को साफ करने और शवों को पॉलिथीन में लपेटने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान उसने काव्या की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पापा नाश्ता बना रहे थे ना, चलो अब हम साथ में नाश्ता करते हैं। मुकुल ने काव्या से कहा, मैं इन लाशों को समेट रहा हूं, तब तक तुम नाश्ता तैयार करो। डर और सदमे में डूबी काव्या रसोई में गई और चुपचाप नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक नाश्ता तैयार किया, मानो वो किसी सदमे में थी। जब नाश्ता तैयार हो गया, मुकुल ने अपने हाथ पैर धोए, फिर बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठकर नाश्ता किया। उसके चेहरे पर न कोई अफसोस था, न डर। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने लाशों को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले से ही दोनों शव पॉलिथीन में पैक किए जा चुके थे। चूंकि तनिष्क बहुत छोटा था, इसलिए मुकुल ने उसकी लाश फ्रिज में रख दी। लेकिन राजकुमार विश्वकर्मा का शव बड़ा और भारी था। उसे ठिकाने लगाने का तरीका मुकुल को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उसे वैसे ही पॉलिथीन में लपेटकर छोड़ दिया। इसके बाद नाश्ता करने के बाद मुकुल दोपहर 12:02 पर कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो काव्या से कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। काव्या इस खौफनाक मंजर के बावजूद शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बहन आरती को सतर्क करने का फैसला करती है। जब वो घर से निकलने वाली होती है, तब 14 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है और अपनी बहन आरती को भेजती है। उस मैसेज में काव्या कहती है, पड़ोस का लड़का मुकुल सिंह, उसने पापा और भैया को मार दिया है। ये मैसेज भेजने के बाद वो बिना किसी विरोध के मुकुल के साथ घर से बाहर निकल जाती है। जब काव्या घर से निकली तो अपना मोबाइल वहीं छोड़ गई और अपनी माँ का फोन और पिता का डेबिट कार्ड साथ ले गई। मुकुल और काव्या दोपहर लगभग 4 बजे घर से निकल गए। इधर आरती जब अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, तो उसने देखा कि काव्या ने उसे 14 सेकंड का एक वॉइस मैसेज भेजा है। जैसे ही उसने मैसेज डाउनलोड कर सुना, वो सन्न रह गई। उसे पता चला कि काव्या के पिता और भाई की हत्या पड़ोसी मुकुल सिंह ने कर दी है। ये सुनकर आरती घबरा गई और तुरंत अपने पिता को ये जानकारी दी। उसने कहा, पापा, काव्या का मैसेज आया है, कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हुई है। जैसे ही आरती के पिता ने ये सुना, उन्होंने फौरन जबलपुर में अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मौके पर पहुंची। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें वहां 2 लाशें पड़ी मिली। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही ये खबर फैली, आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि इस घर में 3 लोग रहते थे, लेकिन उनकी बेटी काव्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो ये सवाल उठा कि काव्या कहाँ है और उसकी मां कहाँ है। तभी पता चला कि मई 2023 में राजकुमार विश्वकर्मा अपनी पत्नी, बेटी, बेटे और कुछ रिश्तेदारों के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। काव्या की मां का नाम भी आरती था। कुछ समय पहले वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आरती की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वही उसकी मौत हो गई। अब घर के 4 सदस्यों में से 3 की मौत हो चुकी थी। पहले मां की मृत्यु हुई, फिर पिता और बेटे की हत्या कर दी गई और बेटी गायब थी। इस घटना के बाद रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चिंता बढ़ने लगी। आखिर काव्या कहाँ गई? उसे कौन और क्यों लेकर गया? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। जांच में यह सामने आया कि काव्या सुरक्षित थी, लेकिन वो कातिल मुकुल के साथ थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, कातिल ने कत्ल क्यों किया और काव्या उसके साथ क्यों है? ये मर्डर मिस्ट्री अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि काव्या आखिर मुकुल के साथ क्यों गई। इस बीच पुलिस ने पिता और बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कातिल ने
बेहद बेरहमी से दोनों की हत्या की थी। राजकुमार विश्वकर्मा पर चॉपर, एक बड़ा धारदार चाकू से 10 वार किए गए थे, जबकि मासूम तनिष्क पर 6 वार। चॉपर के वार इतने घातक थे कि दोनों के सिर की हड्डियां टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तनिष्क के सिर की हड्डी तो एक ही वार में टूट गई थी और गले की हड्डी पर भी गहरे घाव थे। डॉक्टरों को शक था कि हमला करते समय कातिल का हाथ फिसल गया होगा, जिससे सिर के साथ साथ गले पर भी वार लग गए। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो ये साफ हो गया कि राजकुमार विश्वकर्मा की अपनी ही बेटी काव्या मुकुल के साथ भाग चुकी थी। काव्या और मुकुल शहर शहर घूम रहे थे और पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। उनकी तस्वीरें 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। कर्नाटक के कलबुर्गी बस स्टैंड पर रोज की तरह यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं यात्रियों के बीच एक लड़का और एक लड़की की जोड़ी भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। लेकिन ये कोई आम जोड़ी नहीं थी, ये वही जोड़ी थी जिसे मध्य प्रदेश के जबलपुर की पुलिस पिछले 47 दिनों से तलाश रही थी। नीले रंग का एक सूटकेस और काले रंग का बैग लिए ये दोनों बस स्टैंड के वेटिंग लाउंज में कुछ देर के लिए दिखाई दिए और फिर वहां से आगे के सफर पर निकल गए। कलबुर्गी से लगभग 1494 किलोमीटर दूर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में दोपहर 12 बजे कलबुर्गी की तस्वीरों के ठीक 23 दिन बाद वही मोस्ट वांटेड जोड़ी एक बार फिर नजर आई। यहाँ इनकी तस्वीरें 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। पहले फुटेज में दोनों एक दुकान के बाहर खड़े दिखते हैं। लड़का दुकान के अंदर जाता है जबकि लड़की बाहर उसका इंतजार करती है। दूसरे फुटेज में लड़का एक एटीएम बूथ के अंदर पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। तीसरी और आखिरी फुटेज में दोनों कृष्ण जन्मभूमि के गेट के पास नजर आते हैं। मथुरा से अगले ही दिन इस कातिल जोड़ी की तस्वीरें चंडीगढ़ के ISBT इंटस्ट बस टर्मिनल में भी कैद हो गई। दोपहर के समय ये दोनों अपने अगले सफर की तैयारी में थे, लेकिन इस बार इनके पास पहले से ज्यादा सामान था। अब इनके पास 5 अलग अलग बैग थे, एक नीला सूटकेस, एक काला पिट्ठू बैग, एक लाल रंग का बैग, एक स्लीपिंग बैग और एक छोटा पाउच। यहां भी पुलिस को 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज मिले, लेकिन इसके बावजूद ये जोड़ी अभी भी पुलिस और कानून के शिकंजे से बाहर थी। यानी कदम कदम पर भले ही पुलिस इस मोस्ट वांटेड कपल का पीछा कर रही थी, लेकिन हकीकत यही थी कि हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों फरार हो जाते। हालांकि पुलिस को अब उम्मीद थी कि जल्द ही इन दोनों के पास पैसों की कमी हो जाएगी और ऐसे में वे कोई न कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। 3 अलग अलग शहरों की अलग अलग लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरों में कैद ये कातिल जोड़ी पिछले 75 दिनों से पुलिस को चकमा दे रही थी। इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बन गए थे जिसे सुलझाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। पुलिस बार बार उनकी लोकेशन ट्रैक करती, उनके करीब पहुंचती, लेकिन हर बार वे पहले ही वहां से फरार हो जाते। ये सिलसिला 75 दिनों से लगातार जारी था। मगर अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसे सुराग मिले थे जो बेहद चौंकाने वाले थे। ये सुराग सिर्फ इस मर्डर मिस्ट्री की साजिश से ही नहीं, बल्कि दोनों की फरारी के दौरान उनकी गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। असल में मुकुल और इस लड़की की दोस्ती पहले से ही थी, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। ऐसा माना जा रहा है कि इसी विरोध के चलते ही ये खौफनाक कत्ल किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस हत्याकांड की साजिश मुकुल सिंह ने बहुत पहले ही रच ली थी। करीब 1 महीने से वो इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल का साथ दे रही थी। मुकुल ने हत्या से पहले ही हथियार और बाकी जरूरी सामान खरीदना शुरू कर दिया था। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन मुकुल इतना शातिर था कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से खरीदने के बजाय ऑनलाइन मंगवाया, ताकि उसका कोई मैन टू मैन कॉन्टैक्ट ना हो और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। इस कातिल जोड़ी ने सबसे पहले 2 चॉपर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए
अपने घर का पता देने के बजाय रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक अन्य मकान का पता दिया। इसके बाद डिलीवरी बॉय से संपर्क कर चॉपर कलेक्ट कर लिया। इन चॉपर को मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि गैरेज में छिपा दिया था। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंड ग्लव्स जैसी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल उसने हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए किया। कई महीनों की सुनियोजित प्लानिंग के बाद 15 मार्च की सुबह करीब 8 बजे आरोपी मुकुल सिंह ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी। इसी दौरान प्रेमिका का 8 साल का भाई तनिष्क जब अपने पिता को बचाने के लिए आया तो मुकुल ने धारदार हथियार से उसकी भी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों का इरादा शवों के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का था, लेकिन खून देखकर वे घबरा गए। हत्या के बाद उन्होंने दोनों शवों को पॉलीथीन में पैक किया और भाई के शव को फ्रिज के अंदर रख दिया। कत्ल के बाद आरोपियों ने घर में फैला खून साफ किया और अगरबत्ती जला दी ताकि शवों की बदबू बाहर तक न फैले। जांच में यह भी सामने आया कि मुकुल सिन्हा के 2 बैंक अकाउंट थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैसे नहीं थे। दूसरी ओर राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपने पिता का डेबिट कार्ड और मां के गहने लेकर घर से निकली थी। दोनों आरोपी इसी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर अलग अलग शहरों में घूमते रहे और पैसे निकालते रहे। वे जिस शहर में पैसे निकालते वहां फोन स्विच ऑफ कर देते थे और नई जगह पहुंचने के बाद फिर से फोन ऑन करते थे। शुरुआत में पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक अकाउंट्स को खुला छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उन खातों में जमा पैसे खत्म हो गए, पुलिस ने अकाउंट फ्रीज करवा दिए। पुलिस को यह भी पता चला कि राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि कत्ल के बाद पहले 4 दिनों में यानी 15 मार्च से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने उनके खाते से कुल 1,28,000 रुपए निकाले थे। लेकिन अलग अलग शहरों में रुकने और सफर के दौरान ये पैसे लगातार खर्च होते रहे, जिससे मुकुल और उसकी प्रेमिका की मुश्किलें बढ़ गई। मुकुल सिन्हा के पास अब पैसे खत्म हो चुके थे और वो अपनी प्रेमिका के साथ रहने खाने तक के लिए मोहताज हो गया था। आरोपी नाबालिग लड़की के पास मृतक का एटीएम कार्ड था, जिसे बाद में पुलिस ने फ्रीज करवा दिया। पैसे खत्म होने के बाद दोनों हरिद्वार के एक निशुल्क आश्रम में रहने लगे। पुलिस ने सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए उनकी तलाश तेज कर दी थी। इसके अलावा मुकुल और उसकी प्रेमिका के वांटेड पोस्टर भी कई जगहों पर लगाए गए। इन्हीं पोस्टर्स को देखकर हरिद्वार के कुछ स्थानीय लोगों ने दोनों को पहचान लिया और एक जगह रोक लिया। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन हरिद्वार पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुकुल फरार हो गया। हालांकि भीड़ ने लड़की को पकड़ लिया, जिससे वो मुकुल के साथ भाग नहीं पाई। स्थानीय पुलिस ने लड़की को अपनी हिरासत में ले लिया और तुरंत जबलपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी। हरिद्वार पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क कर नाबालिग लड़की की पहचान की पुष्टि की। जैसे ही ये पुष्टि हुई, जबलपुर के एएसपी आदित्य प्रताप सिंह ने सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज को एक टीम के साथ हरिद्वार रवाना कर दिया। बहरहाल जबलपुर पुलिस हरिद्वार पहुंच गई और लड़की को कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में काव्या ने बताया कि वो अपने प्रेमी मुकुल सिंह के साथ हरिद्वार आई थी, लेकिन मुकुल कुछ सामान लाने का बहाना बनाकर उसे छोड़कर भाग गया। प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद मुकुल सिंह पूरी तरह टूट गया था। उसे ये अंदेशा था कि कहीं उसकी प्रेमिका ही पिता और भाई के डबल मर्डर का पूरा दोष उसके ऊपर न डाल दे। इसी डर से गुरुवार की रात मुकुल ने जबलपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि सितंबर महीने में मृतक राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी नाबालिग बेटी के प्रेमी मुकुल सिन्हा के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। इस केस में जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल सिंह अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगा। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी 16 साल की प्रेमिका की बराबर भूमिका थी। हालांकि राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को इटारसी में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुकुल सिन्हा के संपर्क में बनी हुई थी।
मुकुल को इस बात का डर था कि राजकुमार विश्वकर्मा अपनी बेटी से बयान दिलवाकर उसे पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दिलवा सकते हैं। इसी डर और बदले की भावना से कई महीनों की प्लानिंग के बाद 14 मार्च की रात आरोपी मुकुल सिन्हा मिलेनियम कॉलोनी स्थित राजकुमार विश्वकर्मा के फ्लैट पर पहुंचा। वहां उसने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर उनके पिता की हत्या कर दी। इसी बीच 8 साल का तनिष्क अपने पिता को बचाने के लिए आया, लेकिन मुकुल ने धारदार हथियार से उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों आरोपियों का इरादा शवों को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का था, लेकिन खून देखकर वे घबरा गए। हत्या के बाद उन्होंने शवों को पॉलिथीन में पैक किया और छोटे भाई तनिष्क के शव को फ्रिज में रख दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने खून के निशान साफ किए और घर में अगरबत्ती जला दी ताकि शवों की बदबू आसपास न फैले। सुबह होते ही दोनों फरार हो गए और देश के अलग अलग राज्यों में छिपते रहे। जब पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने हरिद्वार के एक आश्रम में शरण ले ली। अब इस दोहरे हत्याकांड के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया है। हत्या का मुख्य मकसद प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाना था, लेकिन इस साजिश में उसके मासूम भाई की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने खुलासा किया कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुकुल एक कुख्यात अपराधी की तरह सोच रहा था। उसके इरादे बेहद खतरनाक थे और हत्या का सिलसिला सिर्फ प्रेमिका के पिता तक सीमित नहीं था। मुकुल ने 5 लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी और इसी कारण उसने अपने सीने पर 5 नरमुंड वाला शैतानी टैटू भी गुदवा रखा था। इस खौफनाक साजिश के पीछे की बड़ी वजह थी कि प्रेमिका के पिता ने मुकुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था, जिससे वो जेल चला गया था। जेल से छूटने के बाद मुकुल बदला लेने की आग में जल रहा था और उसने 5 लोगों को मारने की योजना बना ली थी। उसकी हिट लिस्ट में ये लोग शामिल थे। पहला लक्ष्य प्रेमिका का पिता, जिसने मुकुल को जेल भिजवाया था। दूसरा लक्ष्य प्रेमिका की एक रिश्तेदार महिला, जो उसे मुकुल से दूर रहने के लिए समझाती थी। तीसरा लक्ष्य पड़ोसी, जो अक्सर मुकुल को उसकी हरकतों के लिए टोकता था। चौथा लक्ष्य एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता, जिसने रेप केस की जांच की थी। 5वां और आखिरी लक्ष्य खुद उसकी प्रेमिका, क्योंकि मुकुल को डर था कि वह भी उसके खिलाफ गवाही दे सकती है। इस भयावह हत्याकांड को सुनकर बस इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसी औलाद ऊपर वाला किसी को न दे। ऐसी संतान होने से बेऔलाद रहना कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, जहां प्यार की आड़ में खतरनाक साजिश रची गई। बदले की आग में जलते हुए एक शख्स ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसे सुनकर रूह कांप उठे। आपको क्या लगता है, ऐसे अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।